तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पांचवी किस्त जो है, जो सरकार ने जिस मेगा बजट का ऐलान किया था 20 लाख करोड़ का, और आज उसका जो स्पेसिफिक जो डेटा दिया है आखिर में वो 20,97,000 5300 के आसपास का पूरा पैकेज, यानी कि लगभग 21 लाख करोड़ का पैकेज सरकार की ओर से अनाउंस किया गया है। उसकी कैटेगरी जो है बीते 4-5 दिनों से बताई जा रही थी। आज पांचवी और आखिरी किस्त जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जिसको ब्रीफ किया है सबके सामने, उसके हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। देखिए, वैसे तो 7 पॉइंट्स में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि आज 7 पॉइंटर्स हैं जो आज के राहत का ऐलान किया जाएगा, और राहत नहीं, अब सरकार की धीरे धीरे जो मंशा है वो साफ हो गई है। दरअसल कोविड-19 के इस पूरे काल में सरकार का यह मानना था कि इसको अवसर में तब्दील किया जाए, तो इसी अवसर को तब्दील में करने के लिए सरकार ने अब इसमें रिफॉर्म्स किए हैं। आपने देखा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज 2 बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं 2 मोर्चों पर। पहला कॉर्पोरेट रिफॉर्म, एक तरह से बड़ा ऐलान कर दिए गए हैं, और दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म किया गया है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी का। तो पीएसयू रिफॉर्म और कॉर्पोरेट रिफॉर्म आज के 2 बड़े हाईलाइट कहे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कहा है मैं फटाफट से आपको बता देता हूं, ताकि फिर हम इस पर विश्लेषण कर सकें। पहला है मनरेगा का उन्होंने जो आवंटन है वो बढ़ाया है। इनिशियली 61,000 का था, अब उसे 40,000 करोड़ अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन के लिए आज कई ऐलान हुए हैं। इसके अलावा आईबीसी संबंधी मामलों में जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बड़ा ऐलान किया गया है। कंपनी एक्ट में संशोधन की बात कही गई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी में बात कही गई है। राज्यों को सहयोग देने की बात कही गई है। लेकिन इस वक्त मैं फटाफट से चलूंगा, अनिल सिंह भी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, 2 बड़ी चीजें आईबीसी में, एक तो उन्होंने बड़ा ऐलान यह किया है कि भाई अब 1 साल तक जो कंपनीज हैं उन पे दिवालियापन की नई कार्रवाई नहीं होगी। कितना बड़ा आप इसे मानते हैं सर? और दूसरा फिर मैं आऊंगा, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो पीएसयू के विनिवेश की बात कही गई है, पीएसयूज के लिए नई पॉलिसीज की बात कही गई है, निजीकरण और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोला जा रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है सर? वैसे तो सबसे बड़ा टेक अवे वो है जो आप कह रहे हैं कि मैं बाद में बात करूंगा सरकारी कंपनियों को लेकर, लेकिन बाकी जो कुछ भी ऐलान किए गए हैं वो प्रोसीजरल ऐलान ज्यादा है। उन्हें आप रिफॉर्म्स या फिर यूं कहें कि राहत पैकेज में अमाउंट के लिहाज से न गिनकर उन्हें इस तरह से देखें कि जो इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं कोविड के वक्त की किस तरह से कारोबार किया जाए, उसमें थोड़ी सी सुविधा देने की कोशिश की है। सबसे बड़ा ऐलान आज के लिए वही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने अपने घरों में जा रहे हैं और वहां पर जाने के बाद उनके लिए बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो किस तरह से अपना कामकाज करेंगे, किस तरह से मजदूरी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गांव में मजदूरी के अवसर कम होते हैं, इसीलिए वर्कर्स शहरों की तरफ आते हैं। और अब जब वो गांव में जा रहे हैं तो कई महीनों तक शायद वो फिर से शहर में न लौटें, तो उनके लिए जो 40,000 करोड़ रुपए का एडिशनल पैकेज सरकार दे रही है। मनरेगा का खर्च जो 60,000 करोड़ था उसे बढ़ाकर अब 1 लाख करोड़ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ऐलान आज का मानकर आपको चलना चाहिए अगर देश के लिहाज से देखें तो, यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स जो पहुंच जाएंगे अपने घरों में उन्हें इसकी सुविधा दी जाएगी। वहां पर उन्हें 200 रुपए के आसपास जो प्रतिदिन का उन्हें रोजगार दिया जाता है वो रोजगार उन्हें दिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज है। बाकी तो हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वो प्रोसीजरल चीजें हैं। कंपनीज एक्ट में हल्के फुल्के बदलाव हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया जा रहा है वो ठीक है, वो अदरवाइज भी आप कर सकते थे, उसके लिए कोरोना की जरूरत नहीं है। आईबीसी में जो हल्के फुल्के बदलाव किए हैं कि जो डेट कोरोना की वजह से हुआ है उसका अगर डिफॉल्ट होता है तो उसे डिफॉल्ट में नहीं गिना जाएगा, 1 साल तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उसमें एमएसएमई में जो कार्रवाई की लिमिट है उसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी रिलीफ वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज जो की है, अच्छा एक और चीज जो कि आज राज्य सरकारों की बोरोइंग लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। हालांकि राज्य सरकारों को पुरानी बोरिंग लिमिट्स में भी अभी तक पैसा लेना बाकी है। तो ये प्रोसीजर ये है। सबसे बड़ी बात यही है, आप देखें तो मनरेगा में जो 40,000 करोड़ का एडिशनल पैसा दिया गया है वो मजदूरों के काम आ पाएगा, ये एक बड़ी चीज है। ठीक है सर। संजीव भसीन साहब हमारे साथ डायरेक्टर IIFL सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, आपके टेकअवेज आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? हाँ, देखिए उन्होंने एक तो जैसे अनिल जी ने कहा मनरेगा में 40,000 करोड़ का एलोकेशन इज अ ह्यूज बेनिफिट। उससे जो आपके माइग्रेंट लेबर्स है वो एड्रेस किया जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ा स्टेप ये है कि आज की डेट में आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज इज ऑन द कार्ड, और वो स्ट्रेटेजिकली जो कह रहे हैं कि ऑल स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी लेस ऑफ पीएसयूज होंगे एंड प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू कॉम्पीट। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स एक गाइडलाइन आ गई है कि स्ट्रेटेजिकली पीएसयूज, जिसको हम कहते हैं ना, दे हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, वो एक स्ट्रेटेजिक नीति आ जाएगी। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन विल गो इनटू सेक्टर जहां अभी तक सिर्फ मोनोपोली थी पीएसयूज की, क्योंकि वहां पे उन्होंने कह दिया वी विल हैव ओनली 4 और लेस देन देम एंड दे विल बी कंसोलिडेशन। तो आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, विच अगेन कोरिलेट्स के जो आप कह रहे हो कि यू वांट टू मेक इंडिया द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एज चाइना बिकम्स लेस अट्रैक्टिव। ये बाहर के लिए और बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडिया में अच्छा एक माहौल बनाया जा रहा है फॉर स्ट्रेटेजिकली disinvestment of PSUs, और आई थिंक दैट विल गैदर steam, मे बी नॉट इन द शॉर्ट टर्म बिकॉज अभी सब क्राइसिस में जा रहे हैं, बट ये लॉन्गर टर्म गोल्स जो हैं ये अगले 2-3 साल में बहुत पॉजिटिव मुझे दिखते हैं। बिल्कुल सर, अनिल सर के पास फटाफट से चलूंगा, इसी पर मैं बात करूंगा सर। सरकार कह रही है कि भाई जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनमें हम पीएसयू का निजीकरण उनमें खोलेंगे, और जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उनमें हम अभी इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, और हर सेक्टर में कम से कम एक पीएसयू जो है स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कम से कम बना रहेगा। सवाल ये है कि सर आज सरकार ने कहा कि भाई इसकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें राष्ट्र हित को ध्यान में रखा जाएगा, जनहित को ध्यान में रखा जाएगा, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। तो आपको लगता है सर कि ये सरकारी कंपनियों के विनिवेश की जो प्रक्रिया आज जिसका ऐलान हुआ है ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इसमें 2 तरीके से देखा जाए, इनफैक्ट 3 तरीके से दीपक। पहला तो ये कि हर एक सेक्टर को इस तरह से देखा जाएगा कि वो स्ट्रेटेजिक है या नॉन स्ट्रेटेजिक। जैसे कि बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक मानते हैं, अब जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें मैक्सिमम 4 प्लेयर ही होने चाहिए। यानी कि समझिए अगर बैंकिंग स्ट्रेटेजिक है तो एसबीआई प्लस 3 और बैंक, 4 से ज्यादा बैंक हिंदुस्तान में होने नहीं चाहिए सरकारी। प्राइवेट सेक्टर वाले अलग से हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा सरकारी बैंक नहीं होने चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप ऑयल एंड गैस, एमएस और साथ ही माइनिंग, वो सारे सेक्टर्स जो जिसमें सरकार है, डिफेंस, इनको अगर आप स्ट्रेटेजिक मानते हैं या नॉन स्ट्रेटेजिक मानते हैं, वो एक पहले क्लैरिटी आएगी सरकार की तरफ से। जो स्ट्रेटेजिक है उसमें मैक्सिमम 4 फर्स्ट करें। देखिए, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है। अब क्या वाकई में 4 की जरूरत है या 1 से ही काम चल सकता है? अगर 1 से चल सकता है तो फिर क्यों 3 या 4 को रखा जाए, इन्हें मर्ज कर दिया जाए, तो एक वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का आपको फायदा मिलेगा, खर्चे कम होंगे, वो एक अलग चीज हो सकती है। तो बेसिकली ये कि सरकारी कंपनियों को लेकर सरकार अब सीरियसली इस पर सोचेगी कि कितनी कंपनियां होनी चाहिए। एक ही तरह का बिजनेस करने के लिए सरकार को क्या वाकई में 25 कंपनियों की जरूरत है या 2, 3, 4 कंपनियों से काम चल जाएगा? ये बहुत बड़ी चीज है। और उस लिहाज से कितने सरकारी बैंक होने चाहिए? सारे बैंक तो वही काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई एसबीआई बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहा है और कोई दूसरा बैंक छोटे कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहा है कि जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, तो फिर आप 4 बैंक बना दें, एक बड़े के लिए बना दें, एक रिटेल के लिए बना दें, एक एसएमई टाइप के लिए बना दें, वो ज्यादा सेंसिबल है। तो ये अब रैशनलाइजेशन जो है ना सरकारी कंपनियों का, कि वाकई में कितनी सरकारी कंपनियां होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और उनमें से कौन स्ट्रेटेजिक है, कौन अदर है, वो अब बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि अब समझिए कि जो सरकारी कंपनियां स्ट्रेटेजिक नहीं है या जिस बिजनेस में सरकार को नहीं रहना चाहिए उसमें से निकला जाए, लेकिन निकलना इतना आसान है क्या? आप देखिए, ऑलरेडी आपके डाइवेस्टमेंट के टारगेट इस साल के पूरे नहीं हुए हैं। आप कहां से कितना बड़ा डाइवेस्टमेंट कर पाएंगे अनलेस कि आपके मार्केट स्ट्रांग है? तो अगर सरकार ये सोचती है कि हर एक सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे बिजनेसेस को खोलना चाहिए, तो उसके लिए पहले उन्हें जरूरत है एक मजबूत कैपिटल मार्केट की, जो ऐसा मजबूत कैपिटल मार्केट हो जहां मूड बहुत अच्छा हो, और दूसरा जिनमें पैसे की डेप्थ हो, तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि इन 5 दिनों में जो कुछ वित्त मंत्री ने कहा है उसमें एक मजबूत कैपिटल मार्केट के लिए जो कुछ करने और कहने की जरूरत थी वो मिसिंग है। क्यों नहीं आप एक पैकेज का हिस्सा इस तरह से भी बना दें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आए? क्यों नहीं आप बायबैक के नियमों को और आसान करें? क्यों नहीं आप नए इन्वेस्टर्स
इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, उनको सीधे सीधे टैक्स में छूट जाए। आप कह दीजिए ना, एक फंड हम खोल रहे हैं जो 5 साल के लिए लॉक इन रहेगा, इक्विटी में आप पैसा लगाइए, 5%, 10%, 15% या पूरा टैक्स से छूट मिलेगा। इस तरह के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर सरकार कुछ सोचेगी और वो करेगी तो सरकार इन सबको लागू कर पाएगी। अदरवाइज तो फिर वही है ना कि अगर डाउ में तेजी है, ग्लोबल मार्केट मजबूत है, तो हमारे बाजार भी मजबूत होंगे और तब आप डाइवेस्टमेंट कर लीजिए, और जैसे ऐसा कुछ हुआ हम भी खराब हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर मार्केट के भरोसे ही सरकार को करना है तो फिर मुश्किल है। लेकिन सरकार क्या हमारे मार्केट को ज्यादा मजबूत कर सकती है? फर्ज करें सरकारी कंपनियों का वो डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। रशिया में हुआ था, कई सारी बढ़िया सरकारी कंपनियों को पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया गया है। ये रशिया की संपत्ति है, उनके देश की संपत्ति है, सरकारी कंपनियां वहां की है, तो पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को सब कुछ दिया जाए, उनकी एपेटाइट पूरी हो जाए, उसके बाद बचे तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फंड्स को देंगे। इस तरह की कुछ अलग से सोच की जरूरत है मुझे लगता है कि। लेकिन हाँ, एक चीज कह सकता हूँ कि बाजार के लिहाज से और आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, मजदूरों के लिए मनरेगा की लिमिट बढ़ना, और दूसरा सरकारी कंपनियों को लेकर सरकार की सोच बदलना। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखिए 40,000 करोड़ और अतिरिक्त मनरेगा मजदूरों के लिए दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंजप्शन, सप्लाई, डिमांड चेन में भी होंगे, क्योंकि अगर मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा, उनके पास काम आएगा, तो उनकी क्रय शक्ति एक तरह से बढ़ेगी और वो कहीं इकोनॉमी को फिर ड्राइव भी करेगी उस हिसाब से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर अनिल सर कह रहे हैं कि कल मार्केट में कुछ एक्शन भी देखा जा सकता है। भसीन साहब, इसके अलावा जो एक आप इसे राहत कहेंगे क्या? क्योंकि एमएसएमईज के लिए तो पर्टिकुलरली सरकार ने कहा है कि भाई आपके लिए 1 साल के लिए दिवालियापन की कोई कार्रवाई नहीं होगी, फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या इससे बड़े कॉर्पोरेट को कोई राहत मिलेगी जो अभी कोविड-19 में तमाम दिक्कतों से, आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं? हाँ, देखिए उसमें कुछ रह गया। आई थिंक दे कुड हैव, बट शायद वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, दे विल एड्रेस कॉर्पोरेट्स अगेन। लेकिन ये देखिए ना, आपने इंसॉल्वेंसी एक्ट में मेरी आवाज मिल रही है आपको? कर दिया, उससे मुझे लगता है बैंक्स को बहुत रियायत मिलेगी। फिर बस प्रोविजनिंग नॉर्म्स से जाएंगे और जो आपका एनपीए की फैसिलिटी है उसमें आपको 1 साल का ऑर्डिनेंस मिल जाएगा, विच इज इन इटसेल्फ पॉजिटिव। और वो कैश जो आपको वहां एलोकेट करना था कैन गो बैक इनटू क्रेडिट फाइनेंसिंग एंड सो ऑन। तो आई थिंक मिक्स्ड चीजें हैं। वी मे हैव, देखिए हर एक को आशंका है कि बहुत कुछ मिलना चाहिए था, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसको यू विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये 4-5 दिनों में सब कुछ नहीं एड्रेस होता। दे हैव ट्राइड टू एड्रेस वेरेवर द वर्स्ट हिट इज देयर। और मुझे लगता है एमएसएमईज और एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए काफी पैकेज अनाउंस करा गया है। 3 लाख करोड़ की आपने विदाउट गवर्नमेंट बैक्ड कोलैटरल दिया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक अब ये इससे बैंक्स में और कॉन्फिडेंस आएगा टू स्टार्ट एक्सपैंडिंग क्रेडिट। और ये समय की बात है, एज थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, थोड़ा सा आप ढील दें खोलने का, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप सेंटिमेंट बेटर हो जाएगा। जी, ओके। तो ये एक बड़ी चीज है कि सेंटिमेंट सुधारने के लिहाज से। लेकिन बसीन साहब, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि सरकार का जो इरादा है कि सरकार बहुत ज्यादा कारोबार में न रहे, लगभग हर एक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, और साथ ही अगर सरकार को ये लगता है कि उन्हें सरकारी कंपनियों में से स्टेक बेचनी है, तो एक मजबूत कैपिटल मार्केट जहां सेंटिमेंट अच्छा हो और सरकार अपनी कंपनियों को बेचने का दाम सही ले पाए, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? अनिल जी, बहुत असेंशियल है। आपने जो कहा, आप एलटीसीजी हटा दीजिए, आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे जो है रिबेट, बट आई थिंक ये एक मूल्य पॉइंट है, ये आ भी सकता है, अगले महीने में आ जाए, अगले 2 महीने में, 3 महीने में आ जाए। बहुत पॉइंट की ये है कि आपको पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया कि बीपीसीएल, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन को स्ट्रेटेजिकली, और उन्होंने यहाँ तक टेंडर भी फ्लोट कर दिए थे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के वो आगे पीछे हो गया है। आई एम वेरी श्योर दे विल गो हेड विद द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ दीज 3 कंपनीज, बट देव सेट द बॉल पार्क के दे हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। और आगे भी उनकी एक ही नीति है कि वी विल गेट आउट ऑफ पीएसयूज एज मच एज वी कैन, जाके प्राइवेट कैन कम इनटू कंपटीशन व्हिच विल एनहांस द सेक्टर। तो यू आर राइट, अ रोबस्ट कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी। लेकिन ये एक और छोटी सी बात थी जो उन्होंने कहा कि इवन कंपनीज कैन नाउ लिस्ट ओवरसीज इन एनी मार्केट विदाउट मच अप्रूवल। तो देखो, ब्रॉड बेसिंग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सेंटिमेंट ऐसा है कि आपको क्विक फिक्स चाहिए,
क्विक फिक्स शायद उनके हाथ में नहीं हो या ज्यादा जरूरी भी नहीं हो। उन्होंने जो रोजगार, माइग्रेंट, पुअर और जो हेल्थ इश्यूज है वो काफी कुछ एड्रेस कर दिया है। तो आई थिंक दैट हम अगर अगले 3 महीने या 3 दिन देख रहे हैं वो मुश्किल है, लेकिन अगर आप 3 साल देख रहे हो तो ये फिर एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एकदम सही पॉइंट आपने बताया वसीम साहब की। ये एक थोड़ा सा मिसमैच ये हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि मैच खेलना है 2020 और सरकार शायद टेस्ट मैच खेलने के मूड में है, ऐसा मैसेज जा रहा है अब। लेकिन 2-3 चीजें जो मैं मार्केट के एंगल से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि एक जो मुश्किल में भरा सेक्टर है रियल एस्टेट, क्या लगता है आपको कि रियल एस्टेट से रिलेटेड और ऐलानों की जरूरत है या फिर इनके ऐलान अलग से किए जाएंगे? क्या कुछ करने की जरूरत है वहां पर? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। रियल एस्टेट को एड्रेस करते हैं तो उससे बैंक्स भी, एनबीएफसी दोनों को एड्रेस हो जाता है। और आपको पता है रियल एस्टेट, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा अनिल जी, आई थिंक ये मैटर ऑफ टाइम है। सब कुछ 4 दिनों में नहीं होता। सरकार को ये भी पता है कि अभी कोविड का जो है स्ट्रेस हमारे ऊपर है। साथ में अनिल जी ये लेके चलना है कि नाउ यू विल हैव टू एक्सेप्ट कोविड एज अ रियलिटी। आपको पता है इससे भी दर्दनाक बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, व्हिच वी हैव लर्न टू लिव विद। और हमें यूज एज ह्यूमन माइंड को थोड़ा कस्टम होना पड़ेगा कि आई विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। मैं ज्यादा अहम रखूंगा ओपनिंग अप ऑफ दी एक्टिविटी। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल से वापस हट के काम पे जाना शुरू करें, धीरे धीरे हमारा मनोबल बढ़ेगा एंड वी विल स्टार्ट टू लिव विद इट। हमें गारंटी से मैं कहता हूँ 90% ऑफ इंडियंस विल हैव इम्यूनिटी, क्योंकि ये सेल्फ एसिम्प्टोमेटिक जिसे कहते हैं। So it is just a matter of time. I would give more credence of opening up of economic activity. उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और पैसा भी बढ़ेगा, बिजनेस का लेन देन होएगा और उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट जाके एक और पैकेज दे सकती है जब वो देखेगी कि लॉकडाउन से निकल गए हैं। तो आई थिंक दे हैव रिजर्व सम ऑफ द फायर पावर फॉर सर्टन एक्सटेंशन ऑफ पीरियड एंड आई थिंक इट इज ओवरऑल अ रिलेटिवली रीजनेबल अमाउंट ऑफ आउटलुक व्हिच दे हैव गिवन। ठीक, बसीन सर, अनिल सर, हमारे साथ सुनील गर्ग साहब भी हैं, फटाफट से उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील सर, अब 5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमने आज के जो विश्लेषण था उस पर बात कर ली, लेकिन इन 5 दिनों में आम आदमी की जेब में कुछ आया क्या पैसा, जो टैक्स पेयर है? देखिए सर, 5 दिन की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो सबसे बड़ा जो जोर है सरकार का वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए है कि लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और जो दूसरा सेक्टर है, जो दूसरा बड़ा डिसीजन है, वो मुझे लगता है कि एमएसएमई को लेकर है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन को बढ़ाया गया है, 100 करोड़ तक की जो एमएसएमई को आपने अब मिडिल उसमें ले आए हैं, 100 करोड़ तक अब एमएससी सेक्टर होगा। आज भी इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी उसको बेनिफिट दिया और 3 लाख करोड़ का आपको जो कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन देने का सरकार ने घोषणा की है। मुझे लगता है कि एमएसएमई की भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरी बड़ी बात जो है सरकार ने, जैसे मैंने बताया कि एक लिक्विडिटी क्या था, एक एमएसएमई है और एक जो गरीबों के लिए जो उन्होंने पैसा दिया है जो पीएम गरीब कल्याण योजना में था। और चौथी बड़ी बात है कि आज जैसे पीएसयू सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया, जैसे बैंकों का मर्जर किया, बैंकों को के साइजेस को कम किया, नंबर ऑफ बैंक्स को कम किया, तो सरकार पीएसयूज में भी ये काम करने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा टेकअवे है आज का कि सरकार ने पॉलिसी डिसीजन की बात की है। और आपने ध्यान दिया हो तो सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने 5 लाख एकड़ जमीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसका जीआईपी मैपिंग की जाएगी ताकि इंडस्ट्री को लैंड के लिए भागना ना पड़े, उसको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको अवेलेबल हो जाए लैंड। तो मुझे लगता है कि लैंड को लेकर, लेबर को लेकर, लॉ को लेकर जो रिफॉर्म्स है, इट हैज बिकम ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल, और इसका जिक्र आज वित्त मंत्री ने शुरुआत में किया था कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, इन पर सरकार का फोकस होगा। और जैसा कि गर्ग साहब बोल रहे हैं कि इस पर फोकस है, लेकिन ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट न रह जाए, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना होगा। लेकिन आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी है सरकार के सामने, लेकिन एक खाका सरकार ने अब सबके सामने रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे बातचीत करने के लिए। भसीन सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़े। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम विश्लेषण आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और जो पूरे 5 दिनों की जो घोषणाएं हुई हैं उसका विस्तार से विश्लेषण जी बिजनेस पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।